बहुत ही आदर और सम्मान के योग पंजाब में रहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर मेरे बड़े भाई सरदार सुखबीर सिंह बादल जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री रामपाल माजरा जी, मेरे साथ विधानसभा में रहे मेरे साथी मैम से विधायक बलराज कुंडू जी, आरजेपी के अध्यक्ष श्री शेर सिंह राणा जी, हमारे करनाल से गठबंधन के उम्मीदवार और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री वीरेंद्र मराठा जी, श्री शेर सिंह बडशामी जी, श्री उमेद लुहान जी, पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री श्याम सिंह राणा जी, पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रकाश भारती जी, सर्वहित पार्टी के अध्यक्ष श्री जसवीर आर्य जी, श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार शरणजीत सिंह सोता जी, सरदार अमरजीत सिंह मंगी जी, तजेंद्र पाल ढीलो जी, भाई गोकुल सेतिया जी, हमारी हिसार से प्रत्याशी श्रीमती सुनैना चौटाला जी, सरसा से प्रत्याशी संदीप लोट जी, अंबाला के प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह जी, आरजेपी के और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के भिवानी महेंद्रगढ़ से सांझे प्रत्याशी सुभाष परमार जी, राकेश तंवर जी और हमारे गुड़गांव से प्रत्याशी हाजी सोराफ जी, मंच पे मेरे साथ बैठी हुई समाची श्रोमणी अकाली दल की और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की लीडरशिप, आज के इस नामांकन पत्र में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हुए कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव, शहर और कस्बे से आए हुए आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, सम्मान के योग्य माताओं, बहनों, पत्रकार छायाकार मित्रों, मेरे से पहले सब साथियों ने आपके सामने आज के हालात पे चर्चा करी। इस देश में, प्रदेश में 10 वर्ष से भाजपा की सरकार बनने के बाद हमें किन हालात से गुजरना पड़ा, 10 वर्ष पहले कैसे भारतीय जनता पार्टी इस देश में काबिज हुई, कौन कौन से वायदे हमारे बीच में किए, अगर मैं उन बातों को दोहराऊंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। आप भी बहुत देर से बैठे हैं, सुबह 10 बजे आगे थे, 4 बजने को हो रहे हैं। साथियों, मेरे से पहले इस बात का जिक्र आया था कि भारतीय जनता पार्टी के लोग नए नारे के साथ चुनाव में आए हैं, 400 पार की बात करते हैं, मोदी की गारंटी के नाम पे वोट मांगते हैं। लोग जब पूछते हैं मोदी जी की गारंटी क्या है, गारंटी बताने की बजाय 10 साल में क्या किया ये बताने की बजाय
अगले 5 साल का विजन क्या है ये बताने की बजाय 2047 की बात करते हैं। कहते हैं 2047 में विकसित भारत बनाना है। जो विकसित भारत बनाने की बात करने वाले लोग, इस मोदी जी ने 10 साल में इस देश को कैसे पीछे ले जाने का काम किया। इस हरियाणा प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने किस तरह से 10 वर्ष तक इस प्रदेश को लूटने का काम किया, उन बातों का जिक्र नहीं करते। इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने रेल बेच दी, हवाई अड्डे बेच दिए, साथियों इंश्योरेंस बेच दिया, बैंक बेच दिया। जो भी संस्थाएं देश को आमदन पैदा करके देती थी, सारी संस्थाएं अंबानी और अडानी को देने का काम किया। यहां तक अंबानी और अडानी के 19 लाख करोड़ के कर्जे माफ करने का इस मोदी की सरकार ने काम किया। जबकि देश का किसान एमएसपी के कानून की बात कर रहा था, वायदा मोदी का था कि मेरी सरकार बनने के बाद इस देश के अंदर एमएसपी लागू करेंगे। 2014 में मोदी जी ने हमारे साथ वायदा किया था और कहा था स्वामीनाथन की रिपोर्ट को भी लागू करेंगे। वहीं और बड़े बड़े वायदे किए, अगर मैं सबका जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। वायदा किया था साथियों, कांग्रेस के 70 साल में इस देश से जो धन लूट करके विदेशों के बैंकों में जमा कराया है, हम उस काले धन को वापस लाएंगे। और मोदी जी कहते थे बैंकों में खाते खुला लो, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करा दूंगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश के एक एक गांव में जाकर के आया हूं। मैंने 24 फरवरी से लेकर के पिछले साल 2023 के अंदर 16 सितंबर तक 4200 किलोमीटर पैदल यात्रा करी थी, परिवर्तन यात्रा करी थी। और उस परिवर्तन यात्रा के दौरान 2000 गांव, शहर और कस्बे के लोगों से मिला था। मैंने सब जगह ये बात पूछी थी कि मोदी जी के वायदे के मुताबिक आपके खाते में 15-15 लाख रुपए आना चाहिए था। सब जगह सब लोगों ने एक ही बात कही, एक नया। आज आप हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र से आए हुए लोग हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से किसी के एक के भी खाते में एक नया रुपया भी मोदी की सरकार बनने के बाद 10 साल में आया क्या? कोई एक पैसा नहीं आया, ना एक पैसा आया, ना मोदी के राज में एमएसपी का कानून बना। साथियों 3 काले कानून बना दिए गए थे। इस तरह के 3 काले कानून थे, अगर वो लागू हो जाते तो जिन जमीनों के आज आप मालिक हो, वो कानून बनने के बाद हमारी जमीनें अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथों में चली जाती। हम अपनी जमीन में नौकर बनकर के काम करते। बधाई देता हूं पंजाब के किसानों को जिन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत करी, जिन्होंने एमएसपी के खिलाफ इन 3 काले कानूनों की लड़ाई लड़ने की शुरुआत करी। पंजाब से एजिटेशन शुरू हुआ और पंजाब के लोगों ने उस एजिटेशन को जब लेकर के दिल्ली की तरफ कूच किया, तो बधाई देता हूं हरियाणा प्रदेश के किसान को, मजदूर को, जिन्होंने उनका वेलकम किया, स्वागत किया, उनके साथ खड़े होकर के उस लड़ाई को और आगे बढ़ाने का काम किया। आहिस्ता आहिस्ता आंदोलन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लाखों किसान बॉर्डर पे इकट्ठे हो गए। अगर उस आंदोलन को सबसे ज्यादा मजबूती किसी ने देने का काम किया, उस आंदोलन को सबसे बड़ी ताकत किसी ने दी, तो हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, हरियाणा प्रदेश के किसान, खेती से जुड़े हुए व्यक्ति ने, बाहर से आए हुए जितने भी किसान नेता थे, जितने भी किसान साथी थे, उनकी दिन रात खड़े होकर के जहां सेवा करी, वही उनका मनोबल बढ़ाया, उनमें विश्वास पैदा किया कि हम आपके साथ हैं, चाहे जितना मर्जी लंबा आंदोलन चलाओ।
इसीलिए 13 महीने लंबा आंदोलन चला, देश का सबसे बड़ा आंदोलन था। देश के प्रधानमंत्री को 13 महीने के बाद ये बात समझ में आई कि किसान जान दे सकता है, किसान मुड़ करके घर वापसी तब तक नहीं करेगा जब तक एमएसपी का कानून नहीं बनेगा, काले कानून खत्म नहीं हो जाएंगे। साथियों, एक समय ऐसा भी आया था जब मैं अपने हजारों साथियों के साथ टिहरी के बॉर्डर पे गया। जो किसान नेता वहां पे उस आंदोलन को चलाने का काम कर रहे थे, उन्होंने मेरे सामने प्रस्ताव रखा और कहा कि आज चौधरी देवीलाल अगर हमारे बीच में होते तो इस आंदोलन को बड़ी ताकत मिलती, वो कोई बड़ा फैसला लेते, केंद्र की सरकार को सोचने पे मजबूर कर देते। मैंने उसी वक्त प्रेस के लोगों को बुला करके कह दिया कि 26 जनवरी तक या तो तीनों काले कानून वापिस हो जाएंगे, नहीं होंगे तो 27 तारीख को चंडीगढ़ जाऊंगा, स्पीकर से मिलकर के विधानसभा से इस्तीफा देकर के किसानों के बीच में आकर के बैठ जाऊंगा। तो हरियाणा प्रदेश के लोगों के सामने 3 गारंटियां करी थी। पहली गारंटी दी थी कि हर बुजुर्ग को 100 रुपया माहवार बुजुर्ग की पेंशन करने का काम करूंगा। दूसरी गारंटी दी थी कि 10-10 हजार के कर्जे माफ करूंगा। तीसरी गारंटी चौधरी देवीलाल ने दी थी कि गरीब की बेटी की शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5100 रुपए सरकार की तरफ से कन्यादान के भी देने का काम करूंगा। हरियाणा के लोगों ने विश्वास व्यक्त किया और चौधरी देवीलाल को सन 1987 के अंदर सत्ता सौंप दी। चौधरी देवीलाल ने सत्ता में आते ही सबसे पहले जो गारंटियां हरियाणा प्रदेश के लोगों को दी, उन गारंटियों को पूरा करने का काम किया। तीनों के तीनों वायदे पूरे किए, कर्जा माफ किया, पेंशन बढ़ाई और 5100 रुपए कन्यादान के रूप में देने का भी काम किया था। गारंटी चौधरी देवीलाल की थी, इसलिए पूरी हुई थी। मोदी जी की पहले की गारंटियां सारी की सारी जो थी वो झूठ के प्रमाण चढ़ गई। आज नई गारंटी की बात करते हैं। साथियों, 400 पार की बात करते हैं। जहां 400 पार की बात करते हैं, हरियाणा प्रदेश छोटा प्रदेश है, 10 लोकसभा की सीटें हैं, 10 में से 6 कांग्रेस वाले जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस वालों से मांग करके लेकर के आई है। दूर जाने की जरूरत नहीं। कुरुक्षेत्र की लोकसभा की सीट से जो उम्मीदवार है, वो 10 दिन पहले तक, जब तक भाजपा ने उसको उम्मीदवार नहीं बनाया था, कांग्रेस पार्टी में हुआ करता था। आप सारे इस बात के गवाह हो कि नवीन जिंदल पहले कांग्रेस पार्टी से लोकसभा का सदस्य कुरुक्षेत्र से चुन करके गया था। कांग्रेस में था कि नहीं था? पहले कांग्रेस में था। और मोदी जी ने यहीं पे उसके ऊपर आरोप लगाया था और कहा था कि नवीन जिंदल जो चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस का उम्मीदवार है। राजकुमार सैनी जो भाजपा की टिकट पे चुनाव लड़ रहा था, मनोहर लाल, इतने हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा था कि साथियों, मैंने खजाने के अंदर पैसा पड़ा देखा है, मैंने तिजोरी में गहने और सोना चांदी देखा है, लेकिन एक ऐसी तिजोरी भी है जिसके अंदर 45,000 करोड़ का कोयला है। सीधा सीधा इशारा नवीन जिंदल की तरफ था और ये कह रहा था कि जो खजाने नवीन जिंदल ने ले रखी है कोयले की, ये 45,000 करोड़ का कोयला ब्लैक में बेच करके खा गया। ये भी कहा था कि मेरी सरकार बन गई तो इस नवीन जिंदल से पाई पाई का हिसाब करूंगा और इसको जेल की सलाखों के पीछे डाल करके एक एक पैसा वसूल के लोगों पे खर्च करने का काम करूंगा। बड़ा आरोप लगाया था, लेकिन साथियों, पहले उससे चंदा लिया गया। आपको पता है, पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट के आदेश के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड्स की जो खबरें छपी, जो सारी डिटेल आई, उसमें सबसे ज्यादा पैसा अगर इकट्ठा किया गया बड़े बड़े लोगों को डरा के धमका करके, तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा इकट्ठा किया है। 6,007 करोड़ रुपया एक साल में इन्होंने लेने का काम किया। उसमें जिंदल का नाम भी है। पहले इससे पैसा लिया गया, फिर इसे डंडा दिखा करके पटका पहनाया गया और पटका पहना करके इन्होंने बीजेपी के दफ्तर में एक वॉशिंग मशीन रखी हुई है, उस मशीन में डाल दिया। 35 मिनट मशीन में घुमाया और 35 मिनट के बाद बाहर निकाल करके कहते हैं कोयला चोर कोहिनूर हो गया है।
जहां कोयला कोर को कोई नूर बना दिया, जहां कोई नूर कहा गया, वहीं साथियों एक बात और देखने की है, जो कोई नूर जो था उस कोई नूर को यहां बुला करके एमपी का टिकट दे करके खड़ा कर दिया, और यहां आने के बाद जिसके पास किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है, जिसके अपने प्राइवेट जहाज हैं, हेलीकॉप्टर हैं, जो बढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जीता है, महीने के अंदर 25 दिन विदेशों में रहता है, बड़े बड़े कारखाने, हजारों करोड़ का मालिक है, उस हजारों करोड़ के आदमी को इस भारतीय जनता पार्टी वालों ने पिछले दिनों पल्लेदार बनाने का काम किया। आपने वो वीडियो देखी होगी, इस वीडियो में नवीन जिंदल अपने कंधे पे बोरी रख करके गेहूं की ट्रक में लदान करने का काम कर रहा है। किस तरह से कोई नूर को इन्होंने पल्लेदार बनाया, पहले कोयला चोर बनाया, फिर कोई नूर बनाया, फिर पल्लेदार बनाया। वहीं उसके साथ साथ दूसरा जो मेरे सामने चुनाव लड़ रहा है, साथियों उसका किसी को ठिकाने के तक का भी पता नहीं है, कहां का रहने वाला है, हरियाणा से कोई वास्ता नहीं है। हरियाणा प्रदेश में 10 वर्ष में अनेकों एजिटेशन हुए हैं, अनेकों लड़ाइयां हमने लड़ने का काम किया है। चाहे मैं अपोजिशन लीडर था तब इस भारतीय जनता पार्टी को नकेल डाल करके रखता था, चाहे उसके बाद मुझे कभी भी हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में इस बात को लेकर के मौका मिला, जब भी कभी बोलने के लिए खड़ा हुआ, मैंने सरकार को घुटनों के बल लाने का काम किया। साथियों एक बड़ी बात आजकल दोहराई जा रही है, एक बड़ी अफवाह आजकल यहाँ पे हरियाणा प्रदेश में विशेष रूप में कुरुक्षेत्र में फैलाई जा रही है। मैं जहां कहीं भी गांव में गया हूं, लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी है, कांग्रेस के पास और भारतीय जनता पार्टी के पास आज कहीं भी खड़े होकर के ये कह करके वोट नहीं मांग सकती कि हमने आपके लिए कोई काम किए, ये कह करके वोट नहीं मांग सकते कि हम आपके संघर्ष के साथी हैं, हमने हरियाणा प्रदेश को क्या दिया है। केवल और केवल अफवाहें फैला करके लोगों में भ्रम पैदा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। मेरे बारे में जगह जगह पे सोशल मीडिया के ऊपर ये बात फैलाई और चलाई जाती है कि अभय सिंह अगर चुनाव जीत जाएगा तो चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाएगा, मोदी के साथ चला जाएगा। मैं आपसे एक बात खुल करके आज कह देना चाहता हूं, जहां साथियों मेरे से पहले सुखबीर बादल जी ने बहुत खुल करके कहा था कि आजकल की ये नेशनल जो पार्टियां है, ये रीजनल पार्टियों को खत्म करना चाहती है। जहां अकाली दल को तोड़ने की कोशिश करी, वहां इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को तोड़ने का काम किया था। ये नहीं चाहते कि रीजनल पार्टियां जो है वो कहीं ताकतवर हो जाए, इसलिए इस तरह की बातें कही जाती है। मेरे खिलाफ प्रचार किया जाता है कि मोदी के साथ जाकर के मिल जाएगा। मैं भरी सभा में एक बात आपसे कहना चाहता हूं, टोटल 545 सदस्य है, अगर 444 भी एक तरफ चले जाएंगे तो अभय सिंह चौटाला भाजपा के साथ नहीं खड़ा होगा। ना मैं भाजपा के साथ जाऊंगा और ना मैं कांग्रेस के साथ जाऊंगा। मेरी लड़ाई केवल और केवल हरियाणा प्रदेश के किसानों की लड़ाई है। मैं जहां आपके लिए जो आपका आदेश होगा, जहां कहीं भी आप कहोगे, वहीं आपके साथ खड़ा होकर के आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगा, आपकी आवाज बढ़ने का काम करूंगा। जहां साथियों आपकी लड़ाई लड़ूंगा, जहां पिछले 5 वर्ष में मैंने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया है, वहीं एक चीज और बताना चाहूंगा, लगातार कांग्रेस के लोग इस प्रचार में जुटे थे, जो मेरे खिलाफ प्रचार कर रहे थे, उनकी पोल खुद की खुल गई है। साथियों आपके सामने बड़ा उदाहरण है, करनाल की लोकसभा की सीट। आप याद करो, जब चुनाव की बिगुल बजा था, जब चुनाव की घोषणाएं हुई थी, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे से प्रेस के साथियों ने पूछा था कि अभय सिंह जी आपकी क्या राय है, आप क्या करोगे। मैंने उनसे कहा था कि हम 10 की 10 सीट पे चुनाव लड़ेंगे, और वहीं मैंने उनके सामने एक बात कही थी कि मनोहर लाल खट्टर अगर करनाल से चुनाव लड़ेगा तो मेरी जाती इच्छा है कि करनाल के अंदर हम सबको मिलकर के एक ऐसा उम्मीदवार खड़ा करना चाहिए जो मनोहर लाल खट्टर को चुनाव से बाहर करने का काम करे। मैंने खुल करके ये कहा था कि कांग्रेस के लोग अपना सर्वे कराएं, मैंने अपना सर्वे कराया है। मैं रोज करनाल के लोगों से मिलता हूं, जाता आता हूं, जब भी कहीं लोगों से राजनीतिक बातचीत होती है, जब पूछा जाता है करनाल में कौन सबसे ज्यादा सक्षम उम्मीदवार है,
सबसे मजबूत आधार किसका है? हर व्यक्ति की जबान से मैंने एक ही बात सुनी थी कि अगर वीरेंद्र मराठा साझा उम्मीदवार बनकर के आ जाए तो कोई नहीं हरा सकता। जब मेरे सामने ये बात आई तो मैंने प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के लोगों को संदेश दिया और कहा कि अगर वीरेंद्र मराठा को कांग्रेस पार्टी भी अपना उम्मीदवार बना करके लेकर के आएगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी, समर्थन देने का काम करेगी। जब हमने ये बात कही, वही कांग्रेस के लोगों के सामने शरद पवार जी जो गठबंधन के सबसे बड़े नेता है, उन्होंने भी ये बात दोहराई कि आप लोगों को इस पे विचार करना चाहिए और वीरेंद्र मराठा जी को टिकट दे करके चुनाव लड़ाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस की नीयत में खोट थी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नीयत में खोट है। हुड्डा नहीं चाहता कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में कमजोर पड़े। इसलिए साथियों, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ऐसा कैंडिडेट, ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो करनाल का रहने वाला भी नहीं है, जो घुमाड़ा का रहने वाला है, जो घुमाड़ा का रहने वाला है, और उसके ऊपर एक ऐसा केस है जिसमें पीओ घोषित हुआ है। ये मान के चलो जो पीओ है उसको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। और आपको पता है ये भाजपा वाले बड़े बड़ों को जमानत पे नहीं छूटने देते, वो तो बेचारा बड़ा छोटा सा आदमी है। इसलिए लगातार भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है मनोहर लाल खट्टर की मदद करने में लगा हुआ है। दूसरा उदाहरण और आपको बता देता हूं, सुभाष चंद्रा जब एमपी बना था राज्यसभा का, सोनिया गांधी जी से और हमारी आपस में बातचीत हुई थी। मैं अपोजिशन का लीडर था। उस वक्त में यह तय हुआ था हरियाणा की 2 सीटों पे चुनाव होना था। एक सीट के ऊपर भाजपा जीत रही थी, दूसरी सीट पे कांग्रेस और हम मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। हमारे दोनों के मिलकर के 37 वोट बनते थे। हमारा उम्मीदवार जीतना था। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा और कहा था कोई ऐसा साझा व्यक्ति लेकर के आओ जिसपे आपको आपत्ति नहीं हो, हमें भी आपत्ति नहीं हो। साझा उम्मीदवार ले आए, लेकिन सुभाष चंद्रा को जिताने के लिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना बैलेट पेपर भी खाली छोड़ने का काम किया था। जहां बैलेट पेपर खाली छोड़ा, वहीं पेन की स्याही बदल करके 14 अपने साथी विधायकों के वोट कैंसिल करवाने का काम किया था। इस बात को लेकर के जब हमने सोनिया गांधी के पास उस कैंडिडेट से कहा कि जाओ शिकायत करो, तो सोनिया के भी हाथ खड़े हो गई थी, बेबस हो गई थी, वो भी नहीं चाहती थी। साथियों, मैं तो आपसे एक ही निवेदन और आग्रह करूंगा कि आज जितनी बड़ी संख्या में आप यहां पे आए हो, जो आशीर्वाद आज आप मुझे दे रहे हो, जो विश्वास और भरोसा आज आपने मेरे में जताया है, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, मैं आपके इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। मैं आपके इस विश्वास को कभी कम नहीं होने दूंगा। जहां साथियों बात भाजपा वाली है, एक बार फिर दोहराना चाहूंगा, आप लोगों को मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है या नहीं है, ये बताओ। ये भरोसा तो आप मुझ पे करते हो कि जो मैं कहता हूं उसको निभाने का काम करता हूं। मैंने आज तक जो बात किसी के सामने रखी, मैंने उसका नफा और नुकसान कभी नहीं देखा था। मैंने जो वायदा लोगों के बीच में खड़े होकर के किया, उसको हर हालत में पूरा करने का काम किया है। आज यही पहचान इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सबसे बड़ी है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के कार्यकर्ता को आज कहीं जाकर के शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, जो विश्वास आप मेरे ऊपर करते हो इसको कभी टूटने नहीं दूंगा। हमेशा आपकी ताकत बन करके आपको ताकत देने का काम करूंगा। आप मुझे यहां से जिताओ, जैसे ही आप मुझे यहां से जिता करके भेजोगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 4 महीने के बाद जब विधानसभा का चुनाव होगा, 4 महीने के बाद इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की हरियाणा प्रदेश में सरकार होगी। और तुम्हारी सरकार बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने फिर 6-7 गारंटियां आपको दी है। जाकर के लोगों से कह देना, जैसे ही सरकार बनेगी हम जो वायदे आज आपके सामने कर रहे हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। सरकार बनने के बाद जो पेंशन 100 रुपया है, जो हरियाणा प्रदेश के 5 लाख लोगों की पेंशन काट दी गई है, मैं आपके सामने भरी सभा में वायदा करता हूं, हम उन 5 लाख लोगों को ब्याज के समेत पैसा उनके घर पहुंचाने का काम करेंगे। वहीं नई पेंशन बनाएंगे, जो 100 रुपये वाली 3000 है, उसको 7500 रुपया करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे।
वहीं उसके साथ साथ ये मेरी माताएं बहनें हजारों की संख्या में आज आई हुई है। इन माताओं बहनों के साथ मोदी ने धोखा किया था, कहा था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, मुफ्त में देने की बजाय महंगा कर दिया। मैं आपसे वायदा करता हूं, सरकार बनने के बाद हम गैस का सिलेंडर हर महीने की पहली तारीख को आपके घर में मुफ्त में भेजा करेंगे। जहां गैस का सिलेंडर आपको फ्री में देंगे, वहीं 1100 रुपया हर गृहिणी के खाते में हर महीने की पहली तारीख को उसकी रसोई बढ़िया चले उसके लिए भी आया करेगा। वहीं उसके साथ साथ जिस गरीब आदमी के 9 लाख के पीले कार्ड काट दिए उनको बहाल करेंगे। चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को 100 गज के प्लाट में पक्का मकान बना करके देने का भी काम करेंगे। वही साथियों, आज बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, बिजली के मीटर बाहर लगा रखे हैं। मैं भरी सभा में वायदा करके जा रहा हूं कि बिजली के मीटर जो बाहर लगे हुए हैं ये पाड़ करके मनोहर लाल खट्टर के घर पहुंचा दूंगा और ऐसे मीटर लगा करके दूंगा, ऐसे मीटर लगा करके दूंगा जिनकी गरारी साथियों 500 रुपए में आकर के बच जाएगी। उससे बड़ा बिल किसी का नहीं आने दूंगा। वहीं उसके साथ साथ नरेगा की मजदूरों की जो दिहाड़ी है वो पूरे 365 दिन चलेगी और 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से देने का काम करेंगे। मन बहुत था और बहुत सारी बातें करूं, लेकिन समय काफी ज्यादा हो गया। मेरे कैथल के 5-6 प्रोग्राम और भी रखे हुए हैं, इसलिए आपसे एक बार एक विश्वास चाहता हूं, हाथ खड़े करके करो कि इस चुनाव को आप अपना चुनाव समझ करके लड़ने का काम करोगे। आप भारी संख्या में आए, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।